जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था जो कि आपका आज अंतिम पेपर है। तो यहाँ पर आज आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर कोड है वो आपका पेपर कोड 825 IZ है। तो आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करके ही आंसर की देखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें, क्योंकि अब आप जो आपका क्लास नेक्स्ट क्लास आएगा 11th और 12th, इसमें आपको सभी क्लास के सैंपल पेपर हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा में आपको सबसे पहले MCQ देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हमारा यहाँ पर होगा जियोसेपे मैत्सिनी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कार्न लॉ से संबंधित देश है। तो जब हमारा कार्न लॉ किस देश में लागू किया गया था? वो हमारा किया गया था ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो कब हुई थी हमारी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है महाबंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो किस क्षेत्र पर पड़ा था? वो हमारा पड़ा था एग्रीकल्चर के क्षेत्र पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है गुलामगिरी किसकी रचना है? तो किसकी रचना थी हमारी? ज्योतिबा फुले की। किसकी थी? ज्योतिबा फुले की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी इजी भी है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रतिरक्षा। जो यहाँ पर हमारी देश की सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो आप क्या सही लगाएंगे? यहाँ पर प्रतिरक्षा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो ऐसा कोई हमारे देश में प्रावधान नहीं है संविधान में कि कोई एक विशेष धर्म को एक कोई अलग प्रावधान दिए हो। ऐसा हमारे संविधान में कोई भी अनुच्छेद या कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो किसकी है? लोकतंत्र की। किसकी है यहाँ पर? लोकतंत्र की। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? कौन सा लोग अनुरूप नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो यहाँ पर क्या होगा? जैव और अजैव दोनों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ने क्वेश्चन कर दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या है? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में आया था। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है खरीफ की फसलें के बोए जाने का समय है। मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है खरीफ की फसल किस समय में बोई जाती हैं? तो हमारी बोई जाती हैं जून और जुलाई के समय में। कब बोई जाती हैं? जून और जुलाई के समय में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा खनिज ऊर्जा खनिज है?
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, प्राकृतिक गैस। क्या होगा, प्राकृतिक गैस। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, मतलब कि जो हमारी एग्रीकल्चर से जो चीज़ मेड होती हैं तो हमारी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, 16, यानी कि 16 प्रखंडों की संख्या है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है वो हमारा क्या है, तृतीयक। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, तृतीयक। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1986 में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी ऑप्शन हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो मनरेगा कार्यक्रम हमारा 2005 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा खंडवा आता है। तो खंडवा में हमारे अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको 80 शब्दों में क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई वीडियो बना रखी थी कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर मतलब कि किस प्रकार से लिखने हैं, ताकि जो आपका कॉपी चेक करे वो आपको 4 में 4 नंबर दे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको कोई भी आंसर है वो बिना हेडिंग के नहीं लिखना। आप कोई ना कोई हेडिंग बनाकर अगर लिख कर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मैंने हेडिंग बनाकर ही लिखा है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मैंने हेडिंग बनाकर ही लिखा है। तो आपको यहाँ पर आपको एसएसटी में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। आप देख लेना अगर आपने हेडिंग बनाकर लिखा है तो। अगर आप ऐसे लिखा है कटा तो आपको मान लीजिए आपके कहीं ना कहीं ऐसा हद तक नंबर कम आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने हेडिंग बनाकर लिखा है तो आप काफ़ी होनहार छात्र हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। क्योंकि जब हमारे देश में अकाल पड़ गई तो हर क्षेत्र में एक न एक कमी देखी गई। तो कमी देखी गई तो आप लोग कई प्रकार की यहाँ पर हेडिंग बना सकते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था। तो इसके बाद अथवा में कह रहा है G77 देशों से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट लिखा है इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर प्रूव करना है कोई एग्जाम्पल देकर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर वाला काफ़ी ईजी है तो आप लोगों ने ऊपर वाला किया होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अथवा में कह रहा है भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से अब तक हमारे देश में रेल के क्षेत्र में काफ़ी विकास देखा गया। तो आप लोग अपना अपना हेडिंग बनाकर लिखे होंगे। अगर आपको इसमें अगली बार से ध्यान रखना है एसएसटी और साइंस के ऐसे पेपरों में विदाउट हेडिंग नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हेडिंग डालकर लिखते हैं तो उसको ऐसा लगता है जो कॉपी चेक कर रहा है वो सोचता है कि छात्र काफ़ी होनहार है, काफ़ी इसके पास माइंड भी है कि उसने अपने आप को हेडिंग में बाहर निकाला है। तो ऐसे भी आपको हेडिंग डालकर लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, चतुर्थ क्षेत्रक के अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरणों सहित इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे लॉन्ग आंसर तो लगभग आपको यहाँ पर 150 शब्दों का प्रयोग करके लिखना था। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी का क्या विचार था। तो आपको लॉन्ग भी आंसर लगभग आपको 3 पेज का लॉन्ग आंसर लिखना था। तो आप सभी लोगों ने 3 पेज का आंसर लिखा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस किस छात्र ने 3 पेज तक का लॉन्ग आंसर लिखा था। इसके बाद अथवा में कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारकों का व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत की संघीय शासन व्यवस्था विशिष्टता का वर्णन कीजिए।
अथवा में कह रहा है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों पर आधारित स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको लगभग 3 पेज का आंसर, लॉन्ग आंसर लिखना था। तो सभी छात्रों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा में कह रहा है भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा में यहाँ पर कह रहा है भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके बाद यहाँ से हमारे मैपिंग के प्रश्न आते हैं। किसके आते हैं? मैपिंग के। तो आप लोगों को यहाँ पर मैपिंग का आपको एक बोर्ड एग्जाम में मैप दिया गया होगा, उसमें आप लोगों ने एक बार आपको यहाँ पर इसको लिखने से नंबर मिलते हैं, मतलब कि आधा नंबर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आधा नंबर आपको मैप में भरना होता है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या गया, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? मद्रास चेन्नई में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास चेन्नई में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। तुम्हारा कौन है? अमृतसर, पंजाब। इसके बाद वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तुम्हारा कहाँ पे हुआ था? दांडी में। कहाँ पे हुआ था? दांडी में। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इसके बाद वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में। कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हमारे जियोग्राफी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग उड़ीसा राज्य की जो नदी है उसका नाम हमारा क्या है? महानदी। महानदी आप लोग लिख सकते थे। महानदी कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा राज्य में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी नगर आपको यहाँ पर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का राजधानी नगर क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल आपने लिख दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र का नाम आपको यस चिन्ह द्वारा चिन्हित करना था। तो अब क्या लिखेंगे? अहमदाबाद। क्या लिखेंगे? अहमदाबाद। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र का आपको चिन्हित करना है। तो आप कर्नाटक लिख सकते थे, छत्तीसगढ़ लिख सकते थे, उड़ीसा लिख सकते थे, गोवा लिख सकते थे, झारखंड लिख सकते थे। आप इनमें में से कोई सा भी एक क्षेत्र लिख सकते थे। तो आपने कोई सा क्षेत्र लिखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें से आपने कौन सा क्षेत्र लिखा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पश्चिमी तट का एक बंदरगाह या समुद्री पत्तन का आपको डेल्टा चिन्ह द्वारा यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना था। तो आप इनमें में से कोई कर सकते, जैसे कि आप कांडला कर सकते थे, कांडला। इसके बाद आप मंगलौर भी लिख सकते थे, मंगलौर। इसके बाद आप लिख सकते थे मुंबई लिख सकते थे। इसके बाद आप लोग लिख सकते थे मोरनी गाँव लिख सकते थे, मोरनी गाँव। इसके बाद आप लोग कोचीन भी लिख सकते थे। तो आप लोगों ने इनमें से जो कोई लिखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मैंने ये लिखा है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 11 के आपको सभी टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को जल्द से जल्द फॉलो कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप कोई अदर स्टेट के मतलब की हो तो आप लोग अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका पेपर का हल जल्द से जल्द उसका हल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस पेपर आपको भेजना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।